दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग अपने 23वें नक्षत्र घनिष्ठा नक्षत्र पर चर्चा करने यहां उपस्थित हुए हैं। तो बात करते हैं कि घनिष्ठा नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि नक्षत्र की डिस्टेंस कहां से कहां तक है। टोटल डिस्टेंस क्या होता है? 0 से लेकर 360 तक, 360 डिग्री तक। और इस नक्षत्र मतलब घनिष्ठा नक्षत्र का जो भोग काल है, जो डिस्टेंस है या दूरी है, वो कितना है? 293 डिग्री 20 मिनट से 306 डिग्री 40 मिनट तक इसकी डिस्टेंस है, इसकी दूरी है ब्रह्मांड में। और इसकी जो शक्ति है वो क्या है? ख्यायात्री शक्ति। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि ये जो शक्ति है इस नक्षत्र की, वो हमें प्रसिद्धि दिलाती है, समृद्धि दिलाती है, पैसा दिलवाती है। तो इस प्रकार का ये नक्षत्र है। और इस नक्षत्र में इसका जो इस शक्ति का जो ऊपर का आधार है वो क्या है? जन्म। और नीचे का आधार है क्या चीज है? समृद्धि। दोस्तों इस बात को आपको बहुत संभाल के सुनना होता है, किस नक्षत्र की शक्ति क्या है। तो ये नक्षत्र की शक्ति क्या है? किसी भी जातक को प्रचुर मात्रा में, मतलब जितना उसने सोचा भी नहीं होगा, उसको प्रसिद्धि दिलाती है, मतलब उसको फेमस बनाती है, उसे समृद्धशाली बनाती है, उसे धनी बनाती है। इस तरीके का ये नक्षत्र है। जिस तरीके से सारे के सारे नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, इसके भी 4 चरण हैं। और इसके 2 चरण मकर राशि में है और 2 चरण कुंभ राशि में है। अब इस नक्षत्र का जो प्लैनेट है वो किसको दिया गया? शासन कौन कर रहा है? मतलब मंगल इसका शासन कर रहा है। अगर हम अभी मकर राशि की बात करें तो वहां ऊर्जा किसकी मिलती है? शनि की मिलती है। और जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो वहां पर शक्ति भी हमें शनि महाराज की ही मिल रही है। लेकिन आपको एक चीज और समझनी होगी कि जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो वहां शनि के साथ साथ राहु की ऊर्जा भी मिलती है। और ये वही राहु की ऊर्जा है जो धनिष्ठा नक्षत्र वालों को प्रचुर मात्रा में, मतलब इतनी समृद्धि दिलवाता है, मतलब इनका नाम देश विदेश तक कराने की क्षमता रखता है। अगर किसी व्यक्ति के अच्छा मतलब लग्न या फिर सूर्य या चंद्रमा इस नक्षत्र में गोचर करते हैं तब, और अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो ये व्यक्ति बहुत ही अच्छे लेवल पर फेमस होते हैं। जो भी कार्य करते हैं फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस तरीके की नक्षत्र की ये ऊर्जा है। ये मैंने आपको बताया इसका एक मोटा मोटा अनुभव। अब घनिष्ठा नक्षत्र वाले जो जातक हैं वो कैसे होते हैं? देखिए, अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो वो मध्यम कदकाठी के लोग होते हैं, अच्छे दमदार लोग होते हैं। और कहने का मतलब आपका सिर्फ इतना है कि इन लोगों की बात करने का ढंग, बातचीत करने का ढंग बहुत सुंदर होता है। इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती है। और इन लोगों के अंदर एक क्षमता होती है कि जिस बिल्कुल अजनबी व्यक्ति से भी अगर ये लोग बात करते हैं तो वो भी बहुत ही फ्रैंकली बात करते हैं। मतलब उस व्यक्ति को ये पता ही नहीं चलता कि ये मैं इनसे पहली बार बात कर रहा हूं, और वो इनके आकर्षण में आ जाता है। इसका क्या मतलब है? ये लोग, इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। इन लोगों के अंदर जो राहु ये शक्ति पैदा कर रहे हैं किस चीज की? सारे लोगों को आपस में जोड़ने की। जो लोग एक बार इनसे जुड़ जाते हैं वो हमेशा इनके हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत बड़े नेता भी हो सकते हैं। अब इस नक्षत्र के आगे की ओर हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कि आगे इसका सिंबल क्या है। देखिए, सबसे पहला जो उसका सिंबल है वो दिया गया है ड्रम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह नक्षत्र उत्साह का, उत्सव का नक्षत्र है। और इस नक्षत्र के अंदर प्रसिद्धि, समृद्धि, धन सब कुछ है। तो इसका जो हमारे ऋषियों ने जब इसका आकार देखा वो इस प्रकार का दिखाई दिया। तो ये इसका पहला सिंबल है। और जब हम दूसरे सिंबल की बात करते हैं तो वो एक बांसुरी की तरह दिखाई दे रहा है। और आप देखिए कि ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों ही चीजें,
चाहे वो हमारी बांसुरी हो या हमारे ड्रम हो, कहीं ना कहीं वो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। तो ये नक्षत्र किस तरीके की ऊर्जा हम लोगों को प्रदान कर रहा है? उत्सव की, उत्साह की और समृद्धि की, धन की, इस तरीके की ये ऊर्जा है और प्रसिद्धि की। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि इसके साथ देवता कौन जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रकाश और चमक के देवता अष्ट वसु इनके साथ जुड़े हुए हैं। अष्ट वसु कौन है, क्या है, इस नक्षत्र को किस प्रकार की ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। आप देखिए, पहली बात तो आपको आज ये समझना होगा कि अष्ट वसु है कौन, और उनसे जुड़ी हुई मैं आपको एक स्टोरी जो भीष्म पितामह है की है, महाभारत के भीष्म पितामह का इनसे क्या कांटेक्ट है, क्या कनेक्शन है, वो भी आपको समझ में आएगा। देखिए अष्टवसु के नाम और उनके गुण क्या क्या हैं। तो पहले आप देख लीजिए, अहेश, ध्रुव, धरा, सोम, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। इसमें प्रभास को आप जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या क्या चीजें हमें दे रहे हैं? संगीत की क्षमता, आत्मविश्वास दे रहे हैं अहेश, और ध्रुव क्या दे रहे हैं? दृढ़ता, कड़ी मेहनत और हट, मतलब ये लोग थोड़ा जिद्दी भी होते हैं। और धरा क्या दे रहे हैं? ज्ञान, दान और बातचीत, बातचीत करने की कला। ये हमें यहां से इस नक्षत्र में ये लोग बातचीत करने में बहुत निपुण होते हैं। सोम क्या दे रहा है? संवेदनशीलता, मतलब इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता भी होती है। दूसरी बात अनिल, व्यवसायिक कौशल, जो चीज ये अपने हाथ में लेते हैं ये उसके मास्टर होते हैं। आप ये समझिए, किसी भी फील्ड को अपना चुन लेते हैं और उस फील्ड के ये लोग मास्टर होते हैं। इनके अंदर कौशल या स्किल कह लीजिए बहुत ही कूट कूट कर भरा होता है, और उसी क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा उन्नति भी करते हैं। अनल हमें दे रहा ऊर्जा और तेज। देखिए मंगल की ये ऊर्जा हमारे पास मंगल से भी आ रही है, और ये हमारे अष्ट वसु भी इनको प्रदान कर रहे हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या होगा? बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी उसकी। अगर थोड़ा तबीयत भी खराब हो जाएगी तो थोड़ा मेडिसिन ले लिया और फिर काम करने बैठ गया। इस तरीके की ऊर्जा से लबालब होते हैं, और इनके मुख पर एक तेज होता है। तेज का मतलब मुस्कुराहट भी है, और तेज ऐसा होता है कि जब आप मुस्कुरा के किसी से भी बातचीत करते हो तो वो तेज आपका उसको सामने वाले को झलकता है। तो ये इनको वसु दे रहे हैं। और प्रत्युष क्या दे रहे हैं? इनको चमक और आनंद, जो मैंने स्टार्ट किया था आपसे कि ये जो है प्रकाश और चमक का के देवता हैं। ठीक है, 8 के 8। अब ये प्रभास है, अच्छा स्वभाव दे रहे हैं, मतलब इन लोगों को बातचीत करने का ढंग, सिस्टम, ये सब प्रभास दे रहे हैं। अब बातचीत करते हैं। देखिए अष्ट वसु का मतलब क्या है यहाँ, और प्रभास को मैंने आपसे क्यों कहा, थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये भीष्म पितामह से संबंधित है ये स्टोरी महाभारत की। देखिए अष्ट वसु में क्या हुआ कि ये लोग स्वर्ग में रहते थे, और इनकी जो पत्नी थी, किनकी? प्रभास की जो पत्नी थी, उन्होंने अपने पति मतलब प्रभास को इस बात के लिए राजी किया कि वे ऋषि वशिष्ठ की नंदिनी गाय को लेकर आए उसके लिए। अब पता ये चलता है कि ऋषि वशिष्ठ इनको वो गाय देके राजी नहीं। इन लोगों ने क्या किया, अपने भाई प्रभास ने अपने बाकी भाइयों से, 7 भाइयों से इस बात पर चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, इस गाय को हम लोग चोरी कर लेते हैं। तो प्रभास पहले तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम चोरी करें किसी ब्राह्मण की गाय को, लेकिन फिर भी क्योंकि पत्नी की इच्छा भी पूरी करनी थी उनको, तो क्या करते हैं, ये गाय को चोरी कर लेते हैं। अब जब ऋषि वशिष्ठ को ये बात पता चलती है कि उनकी गाय कहां चली गई, तो उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से ये प्राप्त कर लिया ये कि ये गाय किसने चोरी की है। अब जब उनको ये बात पता चलती है कि अष्ट वसुओं ने उनकी जो है गाय चोरी की है, तो क्या करते हैं, वे इनको पृथ्वी लोक पर जन्म लेने का एक श्राप दे देते हैं, और इनसे क्या कहते हैं कि इस नश्वर जगत में जो पीड़ा मनुष्य को होती है, वे आप लोगों को भी इसी तरीके से जीवन यापन करना पड़ेगा। और जिस वसु ने मतलब प्रभास ने अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए इस चोरी का पूरा सिस्टम रचा है, ये चोरी की गई है, वो व्यक्ति, वो वसु कभी भी इस लोक में जन्म लेने के बाद ना तो स्त्री का सुख भोगेगा और ना ही वो अपने पुत्र का सुख भोगेगा। इसके अलावा वे अपने परिवार में ही रहेगा, उसका ही पालन पोषण भी करेगा,
लेकिन एक नौकर की हैसियत से। तो ये उन्होंने उनको एक श्राप दिया। अब ये लोग बहुत परेशान हो गए। परेशान होने के बाद इन लोगों ने क्या किया, ऋषि वशिष्ठ की बहुत मतलब माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई। तो उन्होंने कहा श्राप तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा संशोधन क्या कर दिया कि बाकी जो 7 भाई थे उसमें इन लोगों की इतनी गलती नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो जीवन काल होगा पृथ्वी लोक पर वो बहुत कम समय के लिए होगा, तो बाकी इसको पूरा जन्म लेना पड़ेगा प्रभास को, और जो कष्ट हैं वो सब इन्हें भोगने पड़ेंगे। इस तरीके से इनका ये श्राप पूरा होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि मां गंगा जो है वो शांतनु से शादी करती हैं, वो प्रसंग आपने सुना होगा। और एक एक करके जब उन लोगों का विवाह होता है तो वो क्या करते हैं, एक एक करके जब भी उनके पुत्र हुआ तो उन्होंने गंगा जी में उसको बहा दिया। इस तरीके से वो 7 पुत्रों को तो गंगा जी में बहा देती हैं। लेकिन जब 8वें वसु का नंबर मतलब जब प्रभास का नंबर आया तो राजा शांतनु से नहीं रहा गया, और उन्होंने क्या कहा कि देखो देवी, ऐसा है आपसे शादी करते समय मैंने ये जरूर आपसे कहा था, मतलब आपको वचन दिया था कि जो भी आप करोगी मैं कभी भी उसमें कोई बाधक नहीं बनूंगा, आपसे कोई प्रश्न नहीं करूंगा। लेकिन अब मेरे 7 पुत्र जन्म होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रही हो, आप मुझे ये बताओ। जैसे ही वो ये प्रश्न करते हैं तो ये सारी स्टोरी जो अभी मैंने आपको बताई ये राजा शांतनु को बताती हैं मां गंगा, और उसके बाद कहती हैं क्योंकि आपने मेरे से प्रश्न किया और अब ये जो आपका पुत्र है ये अब आपके पास ही रहेगा, और अब मैं पृथ्वी लोक छोड़कर जाती हूं अपने लोक के लिए। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सिस्टम हुआ। और ये जो प्रभास है इन्होंने ही गंगा पुत्र भीष्म, मतलब इनका नाम देवव्रत था, तो उसके बाद क्या हुआ, गंगा पुत्र भीष्म के नाम से जाने गए। और आप देखिए, आप लोग सभी जानते हैं कि इनकी शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ, कोई पुत्र नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पूरी फैमिली की इन्होंने सेवा की और पूरे कष्ट भी इन्होंने झेले। तो इस प्रकार से ऋषि वशिष्ठ का शाप पूरा होता है। तो ये इस नक्षत्र पे जो ये सारे देवता हैं, मतलब अष्टवसु, उनका एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया। और इस नक्षत्र वालों को इतनी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं ये लोग कि आप समझ लीजिए कि धनिष्ठा नक्षत्र वाले लोग तो बहुत शुभ नक्षत्र माना जाता है। और ये एक चर नक्षत्र है, मतलब स्थिर नक्षत्र नहीं है, एक चर नक्षत्र है। तो इसको इतनी सारी जो शक्ति प्रदान की है वो किसने की है, अष्टवसुओं ने की है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि प्लैनेट कौन सा इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ मंगल देव, और राशि के अकॉर्डिंग शनि आ जाते हैं कहा, मकर में। और मकर राशि में जो इनके 2 चरण आते हैं किस चीज की इंडिकेशन करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। मकर राशि जानी जाती है अपने पद पर, ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए, संघर्ष के लिए। तो उसके बाद दूसरा चरण कहा मैंने आपको, बाकी 2 चरण कहां बताए, कुंभ में, वहां पर शनि और राहु दोनों की एनर्जी मिलती। इस तरीके से ये 3 प्लैनेट्स इसको ऊर्जा दे रहे हैं। और यहां पर मंगल उच्च के भी होते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे पुरुषार्थ के बारे में। तो जैसे कि आपको सभी लोगों को मैं बताता हूं कि हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये धनिष्ठा नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा धार्मिक विचारों के होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं। और जब भी कभी किसी से कोई गलती हो जाती है तो क्या कर देते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो ये लोग काफी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए इनके साथ जो पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है वो धर्म का जुड़ा हुआ है। अब गण की बात करते हैं तो क्या है, राक्षस गण है। और देखिए, जो इतनी क्वालिटीज मैंने आपको इनकी सब बताई, और कि किस तरीके के समृद्धि की ओर जाएंगे, तो मेहनत करके जाएंगे। तो उसके लिए क्या दिया गया, इनको स्ट्रॉन्ग गण दिया गया है, राक्षस वाला। अब देखिए, वर्ण की बात करेंगे तो इनको फार्मर मतलब किसान। देखिए, किसान के अंदर एक बहुत बड़ी पावर है। ये वही चीज है जो मैं आपको पिछली अपनी वीडियो में भी बता चुका हूं कि पहले के जमाने में, मतलब जैसे आज तो किसान के लिए आपने बहुत तरीके की सुविधाएं देख ली, लेकिन पहले के जमाने में वो इसी तरीके से वर्क करते थे। और उनके पास क्या था, थोड़े से बीज डालकर और भरपूर मेहनत करके और मौसम के आधार पर, जैसे जो भी मौसम चल रहा है, जो भी विपरीत परिस्थितियां, उसमें वो वर्क करते हैं और मेहनत से वो अपने क्या करते हैं, अनाज को उगाते हैं।
कुछ दाने डालते हैं उनको बहुत सारा प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये लोग इसी तरीके से काम करने वाले लोग हैं। अब बात करते हैं, देखिए इसके साथ पेड़ कौन सा जोड़ा गया है, तो देखिए शमी का पेड़ जोड़ा गया है। और ये किस चीज का पेड़ है, ये शनि देव महाराज का पेड़ है। और दोनों नक्षत्र मतलब दोनों राशियां, 2 चरण इसमें 2 चरण इसमें आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा पेड़ है। अब देखिए एलिमेंट की बात करते हैं कि इनके साथ एलिमेंट कौन सा जोड़ा गया है। तो पहली बात आप ये समझो कि ये इनके साथ आकाश तत्व जोड़ा गया है। ईथर मतलब हमारे 5 तत्व हैं, तो ये जो तत्व इनके साथ जोड़ा गया है, ये आपको सबसे पहले जब इनका सिंबल था ना, उसमें भी आपको देखने को मिला होगा कि जो ये ड्रम थे अंदर से खाली, ये जो बांसुरी है अंदर से खाली, मतलब अंदर से खाली का क्या मतलब, आकाश तत्व, जहां पर इनकी आवाज दूर दूर तक जाए। मतलब कहने का ये होता है आकाश तत्व के अंदर, आकाश तक सबसे बड़ा तत्व है। जैसे कि आप समझ लीजिए प्रकाश को लेते हैं, अग्नि को लेते हैं, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं, लेकिन आकाश तो सारे के सारे समय पे फैला हुआ तत्व है। तो इनको इसी तरीके की प्रसिद्धि समृद्धि किस तरीके से, आकाश की तरह दी जा रही है। अब देखिए बात करते हैं त्रिमूर्ति, तो विष्णु को इनके साथ एसोसिएट किया गया है, जोड़ा गया है। अगर ये भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं इनकी मतलब जो एनिमल जोड़ा गया है वो कौन है, मतलब शेरनी जोड़ी गई है। आप इस चीज को समझ के चलिए, बहुत अच्छा नक्षत्र है, बहुत बढ़िया ताकत है इसमें। अब देखिए वर्ड की बात करें तो ये पीकॉक मतलब मोर जोड़ा गया है, जो देखने में भी बहुत सुंदर होता है। ठीक है, अगला बात करेंगे हम लोग इनके साउंड की, मतलब वाइब्रेशन की। तो देखिए हर एक उसमें 4 चरण होते हैं, गा गी गू गे, ये इनके अक्षर हैं। अगर ये लोग अपने अनाहत चक्र पर ध्यान करते हैं तो क्या होता है, इनको बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम लोग बात करेंगे हेल्थ के लिए। देखिए हेल्थ का इश्यू इनको बहुत ज्यादा रहता है, छोटी छोटी बीमारियां इनको हर समय रहती है, हर महीने कोई ना कोई बीमारी आप जरूर देखोगे। मतलब टोटल और ओवरऑल अगर मैं आपसे बातचीत करता हूं तो जो धनिष्ठा नक्षत्र वाले चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो कुछ ना कुछ बीमारी उनको होती जरूर है। और इनकी जो प्रवृत्ति है, मतलब चाहे सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, इस तरीके की तो चलती रहती हैं। लेकिन जैसे कंधे में दर्द हो गया, नसों की प्रॉब्लम हो गई, या फिर रक्त से संबंधित कोई विकार हो गया, त्वचा से संबंधित विकार हो गया, और जो महिलाएं होती हैं जो आगे चलकर क्या होता है उनसे जो स्त्रियों के रोग होते हैं वो भी उनको होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं मैरिज के लिए। देखिए ये इनका थोड़ा सा नेगेटिव पक्ष है, आपको समझना होगा। और वो नेगेटिव भी क्यों, अगर थोड़े ग्रह अच्छे हैं तो थोड़ा कम हो जाती है उसकी नेगेटिविटी। लेकिन अगर हम नक्षत्र के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो क्या होता है, एक तो इनकी शादी देर से होती है, मतलब आसानी से शादी इनकी नहीं होती। जब भी ये सोचते हैं तो कम से कम 3-4 साल बाद इनकी शादी होती है। और जब इनकी शादी होती है तो इनका जो पार्टनर होता है ना, वो इनकी आदत से बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट। मतलब जो जैसे ये मान लीजिए इस टाइप की नेचर के हैं, वो बिल्कुल दूसरी नेचर का होगा। दूसरी बात क्या होती है, ससुराल पक्ष से धनिष्ठा नक्षत्र वालों को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब इनकी ज्यादा ससुराल हेल्प नहीं करती, इनको उनसे कोई ना कोई शिकायत हमेशा बनी रहती है। अब ये इनका मैरिज वाला पोर्शन है। अब ये देखना पड़ेगा कि इनके हर व्यक्ति की जन्मपत्री के अनुसार उसका ग्रह कौन सा कहां बैठा हुआ है। लेकिन अगर हम केवल नक्षत्र की बात करते हैं तो नक्षत्र की ऊर्जा इसी प्रकार की आती है, लगभग इसी की। तो अगर अच्छे ग्रह भी बैठे तो थोड़ा झगड़ा या झड़पें थोड़ी कम होंगी, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम तो रहती है शादी में हर तरफ से। तो ये इनका मैरिज वाला सीन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनके करियर की, प्रोफेशन की। तो इन लोगों को जाना किस साइड में चाहिए, तो आप ये देखिए कि इसकी पूरी जो ऊर्जा है आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत की। अब उसमें क्या हो रहा है, प्रसिद्धि की है, पैसे की है और समृद्धि की है, और फिर क्या है, लोगों को कनेक्ट करने की। तो इस तरीके के बिजनेस आप देखिए क्या हो सकते हैं। उधर मंगल की ऊर्जा मिल रही है, मतलब आप लोग रियल एस्टेट में भी जा सकते हो,
आप लोग जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इन सब चीजों में भी जहां पर लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसे उसमें जा सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हो। और क्या है कि आपके पास जो टैलेंट है वो क्या है, टीम वर्क। मैंने अभी आपको बताया था कि ये लोग टीम वर्क में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ये क्षेत्र भी आपका हो गया। इसके अतिरिक्त इस सारे नक्षत्र का सिंबल कहां से शुरू हुआ, आप ये भी तो सोचो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो उसको आप बना भी सकते हो। इसके अतिरिक्त क्या है, म्यूजिक से जुड़े हुए कोई भी काम, आप प्लेबैक सिंगर हो सकते हो, कंपोजर हो सकते हो, या धुन बना सकते हो, कुछ भी ऐसी चीजें जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, या कोई सिनेमा में आपको वर्क करना है उसमें, या फिर राहु, क्योंकि राहु की एनर्जी भी आ रही है जो कि आपको लगातार प्रसिद्धि दिलाने के लिए, तो राहु क्या करते हैं, कैमरे से संबंधित काम, थर्ड हाउस का काम, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम, ये सारे क्षेत्रों के काम आप लोगों के हैं। और करियर का सिस्टम इनका, मतलब जो प्रोफेशन ये लोग चूज कर लेते हैं या बिजनेस में चले जाते हैं, तो ये अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं। ये प्रसिद्धि का नक्षत्र है, मतलब जिस काम को ये लोग करते हैं उस काम के लिए दूर दूर तक लोग इनको जानते हैं कि इस व्यक्ति का ये शॉप है, इस व्यक्ति की ये फैक्ट्री है, या ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब नाम से जानने वाले लोग होते हैं ये। अब अगली बात करेंगे मनी की। देखिए, पैसे का नक्षत्र, तो पैसे की कमी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो भी आप काम करो, चाहे जॉब करो या बिजनेस करो, प्रोफेशन मैंने आपको बताए किसकी क्षेत्र में आप जा सकते हो, लेकिन कुल मिलाकर प्रसिद्धि, समृद्धि और पैसा, ये सब आपको मिल रहा है बहुत आसानी के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खूब कमाइए और खूब खर्च कीजिए। और बात करते हैं कौन सा काम इस नक्षत्र में करना चाहिए और कौन सा काम इस नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जब यदि आप लोग किसी भी चीज की ऊर्जा के हिसाब से वर्क करोगे तो उसको समझ लोगे कि ये नक्षत्र आपसे क्या कह रहा है। देखिए, नक्षत्र कह रहा है कि ये लोग किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं। चलिए, ये तो हो गया एक जातक विशेष की बात, लेकिन हम सब लोग जिनका मान लीजिए धनिष्ठा नक्षत्र नहीं है, वो लोग कैसे करें, क्योंकि एक महीने में एक बार नक्षत्र आता है। अब मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आपको कोई ऐप लॉन्च करना है। अब वो किस तरीके का ऐप है, मान लीजिए वो पब्लिक से संबंधित ऐप है, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और इन लोगों के अंदर क्या है कि जितना भी ये नक्षत्र की ऊर्जा है, दूर दूर तक प्रसिद्धि देने वाली। अगर आपको ऐसा चाहिए कि जो भी आपने ऐप लॉन्च किया और उसकी सब लोग तारीफ करें, तो घनिष्ठा नक्षत्र में कार्य कर दीजिए। फर्स्ट क्लास, सब लोग तारीफ करेंगे आपकी क्या चीज बनाई है। इसके अतिरिक्त अगर आपको रियल एस्टेट में जाना है, मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदनी है, नींव रखने की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉपर्टी बनी बनाई अगर आपको खरीदनी है या उसको बेचना है, आप इस नक्षत्र में कर सकते हो। पैसे की लेन देन आप इस नक्षत्र में कर सकते हो। इसके अतिरिक्त अगर आपको अपने दोस्तों से मिलने जाना है, आपको कोई समूह बनाना है, इस तरीके के जितने भी काम है, इस सब नक्षत्र में, इस नक्षत्र में मतलब धनिष्ठा नक्षत्र में आप लोग कर सकते हैं। क्या काम इसमें नहीं करना चाहिए? देखिए, कभी किसी मकान की नींव नहीं रखनी चाहिए। क्यों नहीं रखनी चाहिए, इसके पीछे रीजन क्या है, ये चर नक्षत्र है और हम ये काम क्या चाहते हैं कि जो हमने नींव रखी उस मकान में हम रहें और लंबे समय तक रहें। तो ये काम क्या है, स्थिर नक्षत्र में किया जाता है, चर में नहीं किया जाता। तो हमें अपने मकान की नींव नहीं रखनी, हमें विवाह नहीं करना, हमें ऐसे कोई से कार्य नहीं करने जिसको हम ये सोचते हैं कि ये थोड़े समय के लिए रहे, ये लॉन्ग टर्म के लिए रहे। इस तरीके से हमें स्थिर नक्षत्र देखना है। इसलिए विवाह हो गया, यात्रा तो इसमें हम लोग खैर कर सकते हैं, बढ़िया रहता है ये नक्षत्र, लेकिन विवाह हो गया और आपको किसी भी चीज की मतलब जैसे जॉब को ज्वाइन करने जाना, वो नहीं करना है, नींव नहीं रखनी। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण कार्य है इस नक्षत्र में नहीं किए जाते। टोटल वीडियो मैंने आपको रखी घनिष्ठा नक्षत्र वालों के किस तरीके से पूरी ऊर्जा का वितरण है, कौन से देवता हैं, क्या है, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा करियर चूज करना चाहिए, ये सब मैंने आपको सिस्टम से समझा दिया। लेकिन किसी का नक्षत्र मान लीजिए धनिष्ठा नक्षत्र है और फिर भी उसको ये ऊर्जा नहीं मिल रही, उसके पीछे क्या कारण है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको एडवांस वीडियो देने का मैंने सोचा है नेक्स्ट मंथ से।
जितने भी नक्षत्र की सीरीज है उसके ऊपर सबके ऊपर एक एक एडवांस की वीडियो आएगी। और मेरे चैनल पर आप लोगों को दिख रहा है ज्वाइन का बटन, तो उसको आप ज्वाइन करेंगे और वो केवल मेंबरशिप के लिए होता है। और जो लोग इसके मेंबर बनते हैं उन लोगों के पास इसका जो एडवांस वर्जन है वो जाएगा कि हमें नक्षत्र को किस तरीके से खोलना है, उसमें मेडिटेशन वगैरह किस टाइप का करना है, ये सारी चीजें। तो आज आप लोगों ने मेरे साथ इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।